भारत कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों की श्रेणी में शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बढ़ती समस्या में बिल्डिंग निर्माण की भी एक बड़ी भूमिका है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में विश्व में तीसरे स्थान पर होगा। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई समस्याओं से निपटने के लिए भारत के कुछ समूह ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या है ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट और कैसे निर्माण क्षेत्र उत्सर्जन को बढ़ाता है, सुनिए आज की ये बातचीत। मेरे साथ हैं गृह काउंसिल से सीनियर मैनेजर आकाशदीप और टेरी की कम्युनिकेशन टीम से मैं श्वेता। स्वागत है आकाश आपका। और आपसे पहला सवाल मेरा ये है, जब हम निर्माण क्षेत्र की बात करते हैं तो कहा जाता है कि निर्माण क्षेत्र की प्रदूषण या उत्सर्जन यानी एमिशन में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे लोग इससे जागरूक नहीं हैं कि निर्माण क्षेत्र का कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है प्रदूषण को बढ़ाने में, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और जान भी रहे हैं और इस तरफ कदम भी बढ़ा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आकाश आपसे ये होगा, क्या वाकई में निर्माण क्षेत्र की प्रदूषण या उत्सर्जन में बहुत बड़ी भूमिका है, और है तो कैसे? शुक्रिया श्वेता। जैसा कि हम देखते हैं और हम जानते भी हैं कि जितनी भी हम इमारतें नई नई बनाते जा रहे हैं उसका हमारे जो आसपास के एनवायरनमेंट है उस पर बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है। पॉल्यूशन की इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, चाहे वो हवा का पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल का पॉल्यूशन हो, वाटर का पॉल्यूशन हो, और ये सब हमें एट द एंड इफ़ेक्ट करता है। ये सब चीज़ें स्पेशली जब हम नई अपने रहने के लिए या काम करने के लिए बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इन बिल्डिंग्स का जो ये बनती हैं, इनका जो सामान है ये सारा एनवायरनमेंट से लेके बनाया जाता है, सारे मटेरियल्स एनवायरमेंटल से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता जा रहा है। और हमारी एक बहुत पुरानी कहावत है, जितनी हमारी नीड है या हमारी वांट है उसमें एक बहुत कम अंतर होता है। हम जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। तो आकाश, जैसे आपने कहा कि हम सामान जो लेते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए वो सब उसी से आता है, उसकी वजह से एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उस पर कुछ एक उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे? जैसे कि हम जो बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में 3 चीज़ें जो हमारी मेजरली यूज़ होती है वो है सीमेंट, स्टील और ब्रिक्स। ये तीनों कहाँ से आती हैं? जब आप सीमेंट एंड स्टील की कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो सीमेंट एंड स्टील में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, उसका रॉ मटेरियल बनाना, उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, फ्लाई जनरेट होता है जो कि प्रदूषण को फैलाता है। सेम वे जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, जो ब्रिक्स है वो पहले रिवर की मिट्टी निकाली जाती है, क्ले निकाली जाती है, उसको पकाया जाता है, उसको सन में बेक किया जाता है या फर्नेस में बेक किया जाता है, फिर वो आपके जहाँ पे आप बनाते हो वहाँ तक आती है। इन सब चीज़ों में एनर्जी लगती है, इन सब चीज़ों में मटेरियल लगता है और ये सब कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करती है। ये सारा का सारा इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है? एनवायरनमेंट पे हो रहा है। हम एनवायरनमेंट से सामान ले रहे हैं पर उनको वापस कुछ नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ लेते ही जा रहे हैं बेसिकली, और उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारा रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। आकाश, ये तो बात रही एक इमारत के बनने की, जहां हम नेचर से बहुत कुछ ले रहे होते हैं। इमारत के बनकर खड़ा होने के बाद भी वो पर्यावरण पर असर डालती है? हाँ जी बिल्कुल। अब जैसे आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो उस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए आपको पहले तो अपना कंफर्ट मीट कराने के लिए वहाँ पे बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आप कुछ वेस्ट जनरेट करेंगे तो ये बिजली पानी कहाँ से आ रहा है? वो भी दोबारा आप कोल जला रहे हैं कहीं से, वहाँ पे बिजली जनरेट हो रही है, वो आपके पास आ रही है। पानी आपका नदियों से निकाल के अपन यूज़ कर रहे हैं पर उसको ट्रीट करके वापस नहीं डाल रहे। आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ से निकाल रहे हैं तो आपका ग्राउंड लेवल्स कम होते जा रहे हैं। सारा का सारा हम ले रहे हैं, वही वापस देने की बात नहीं आ रही। जो हमारा बिल्डिंग का मटेरियल्स है वो जब हम यूज़ करते हैं, अब रिपेयरिंग वर्क होता है तो दोबारा मटेरियल चाहिए हमें, तो एक बिल्डिंग बना के एक बार खड़ी नहीं हो जाती, उसको मेंटेन करने के लिए अगेन उस 60 साल या 80 साल के लिए जितने सालों के लिए वो बिल्डिंग बनती है उसको मेंटेनेंस के लिए भी मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज भी कहाँ से आते हैं? एनवायरनमेंट से। आकाश, अब यहाँ पर जब हम इमारतों की बात कर रहे हैं तो एक और कॉन्सेप्ट है हमारे सामने। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नया है, सालों से इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर और जोर दिया जा रहा है। वो है ग्रीन बिल्डिंग यानी हरित इमारत। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ग्रीन बिल्डिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बारे में कैसे बताएंगे? तो अभी तक जो हम बिल्डिंग का इम्पैक्ट देख रहे थे एनवायरनमेंट के ऊपर, अब इसी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को जितना कम से कम कर पाएँ वो ग्रीन बिल्डिंग के थ्रू ही किया जा सकता है। ग्रीन बिल्डिंग जैसा कि आपने कहा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे जितने भी पुराने घर थे, पुराने इमारतें यहाँ हवेली थी, वो सारी की सारी ग्रीन बिल्डिंग ही बनाई जाती थी, जिसमें
लाइट नहीं थी तब हमारे पास हमें ठंडा करने के लिए एसी नहीं था, पर फिर भी हमारे बिल्डिंग्स ठंडी रहती थी गर्मियों में और सर्दियों में गर्म रहती थी। हम सूरज के साथ सुबह उठते थे, डे लाइटिंग में काम करते थे और शाम को ऑटोमेटिकली सूरज डूबते ही सो जाते थे। तो वो हमारा दिनचर्या, हमारा लाइफस्टाइल सस्टेनेबल था। आजकल मॉडर्न डे टाइम्स में लाइफस्टाइल तो अनसस्टेनेबल हो ही गया है, पर जिन बिल्डिंग्स में हम रहते हैं वो भी अनसस्टेनेबल हो गई हैं। उसकी वजह से हमारा लाइट के लिए बिजली चाहिए, ठंडा रखने के लिए बिजली चाहिए, बिल्डिंग को गर्म करने के लिए बिजली चाहिए, हमें पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है क्योंकि एसी में चाहिए। तो ग्रीन बिल्डिंग उसे कहते हैं जो हमारे जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है उसकी डिपेंडेंसी कम करें, हम सेल्फ सस्टेनेबल बने। बेसिकली हम अपनी चीज़ें से पानी बिजली खुद जनरेट कर सके, हमें बाहर से नहीं चाहिए। मटेरियल्स जितना लोकल हो उतना यूज़ कर सके। तो लीस्ट इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट जो बिल्डिंग्स करती हैं उन्हें ग्रीन बिल्डिंग्स कहते हैं। आकाश, आप लोग भी ग्रीन बिल्डिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मैं आपके काम के बारे में जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम गृहा काउंसिल है। गृहा काउंसिल एक रेटिंग बॉडी है जो इन बिल्डिंग्स को, क्योंकि ये बिल्डिंग्स एक इम्पैक्ट असेसमेंट करती हैं, तो ग्रीन बिल्डिंग्स को एवेलुएट करते हैं कि वो कितना इम्पैक्ट कम करेंगी। हम इन बिल्डिंग्स को एवेलुएट करते हैं और इनको एक मापदंड के ज़रिए इनको नापते हैं कि ये कितना अच्छा बनी है या कितनी, और इसमें कितना इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। गृहा काउंसिल को जनरली जो हमारी बॉडीज़ हैं टेरी ने बनाया था। तो टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन्होंने जब ग्रीन बिल्डिंग पे काम करना शुरू किया तो इनको लगा कि इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म है, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी कंफर्ट रिक्वायरमेंट्स है, वो इंडिया की बाकी दुनिया से डिफरेंट है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट डिफरेंट है, हमारा रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है। तो उस इंडियन प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए गृहा को बनाया गया। गृहा का फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो आप जितने भी हैबिटेट्स बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, उसका सस्टेनेबिलिटी इवैल्यूएशन इस टूल के थ्रू कर सकते हैं। चाहे आप छोटी बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, कैंपस बना रहे हैं, सिटी बना रहे हैं, या एग्जिस्टिंग बना हुआ है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं। उस सस्टेनेबिलिटी का इवैल्यूएशन करना इस टूल का काम है। तो इवैल्यूएशन के साथ साथ आप सुझाव भी देते हैं कि और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। कुछ रेटिंग टूल्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल जो छोटी बिल्डिंग्स के लिए, जिसका नाम है स्वगृह, वो टूल डिज़ाइन कम रेटिंग टूल दोनों का काम करता है। क्योंकि छोटी बिल्डिंग से तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप किसी थर्ड पर्सन को हायर करेंगे स्पेसिफिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट है क्लाइंट के लिए। तो ये जो टूल है, इसमें आप क्या करते हैं, आप अपनी सिटी डालते हैं, आप अपनी डिज़ाइन डालते हैं, वो आपको सजेस्ट करता है उस क्लाइमेट के हिसाब से कि और क्या क्या चीज़ें आप उसमें बेटर कर सकते हैं जिससे आपकी बिल्डिंग और ज़्यादा ग्रीन बने और ज़्यादा सस्टेनेबल बने। ऐसे ही जो हमारा प्रोसेस है, जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं बिल्डिंग में, तो लाइफ साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा आज मूड है सस्टेनेबल रहने का, कल से मेरा मूड नहीं है सस्टेनेबिलिटी फॉलो करने का। सस्टेनेबिलिटी इज़ अ लाइफ साइकिल। तो जब बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग की लाइफ साइकिल अगर देखी जाए तो है डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अगर सस्टेनेबिलिटी इन तीनों एरियाज में नहीं देखी जाएगी तो पूरा प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं होगा और उसकी वजह से एंड रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं आएगा। तो जो गृहा है वो पूरा प्रोसेस में आपको हेल्प करता रहता है हर पूरे बिल्डिंग के लाइफ साइकिल के दौरान कि वो सस्टेनेबल बनी रहे। आकाश, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि सस्टेनेबल तरीके होने चाहिए, लोग इस तरह से हो डिज़ाइन कि जो संसाधनों का आप जो इस्तेमाल करते हैं वो आप खुद ही बनाएं, राइट। जैसे अगर सोलर की बात करें, छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, आपके कैंपस में या परिसर में कोई सोलर प्लांट हो, आप खुद ही अपनी बिजली भी जनरेट करें या वेस्ट वाटर को ट्रीट करें। जितना मैं समझ पा रही हूँ, अगर मिडिल क्लास से नीचे का जो परिवार होगा, उनके लिए आपको नहीं लगता ग्रीन बिल्डिंग को अपनाना या उस दिशा में काम करना, उसको असल जिंदगी में लेकर आना एक महंगा सौदा होगा। ये एक हमारी सोसाइटी में माइंडसेट हो गया है कि सस्टेनेबिलिटी हाई क्लास की रिक्वायरमेंट है, हाई क्लास ही कर सकता है। बट अगर सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन देखी जाए या सस्टेनेबिलिटी की एंसेस्ट्रल नॉलेज देखी जाए, हमारी जो पुराने उन सब के पास भी पैसे नहीं थे। सब जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स बनते थे, बेसिकली जो घर बनाए जाते थे छोटे छोटे गाँव में, गाँव आज भी हमारे सस्टेनेबल है। तो ये सारे के साथ सस्टेनेबिलिटी अगर ढंग से इम्प्लीमेंट की जाए डिज़ाइन लेवल पे, तो एक्चुअली आपका रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर या वो एंड रिक्वायरमेंट है। हमारे दिमाग में एक माइंडसेट हो गया कि मैंने सोलर लगा दिया मैं ग्रीन बन गया। हमारे दिमाग में एक माइंडसेट हो गया कि मैंने वाटर ट्रीट कर लिया तो मैं ग्रीन हो गया। जबकि ग्रीन क्या है, सबसे पहले आप डिज़ाइन के थ्रू आपकी डिपेंडेंसी एनर्जी के ऊपर, कि मैंने अगर डे लाइट इंटीग्रेट की तो मुझे बिजली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मैंने अगर थर्मल कंफर्टेबल बिल्डिंग बनाया तो मुझे ना पंखे की ज़रूरत पड़ेगी ना एसी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे भी पॉसिबल है, पुराने घर होते ही थे। और उसके बाद फिर अगर जब आप पानी की बात, अगर आप पानी बचत ही करेंगे तो मेरे को ट्रीट भी कम करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने पहले का बेस ही ठीक नहीं किया तो मुझे सोलर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मुझे पानी भी ज़्यादा ट्रीट करना पड़ेगा, मुझे वेस्ट भी ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक खर्चा पड़ेगा। तो डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस सब में आर्किटेक्ट्स का रोल सबसे ज़्यादा है कि जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारे पहले जो घर बनते थे मिट्टी के घर बनते थे और उसमें जो ओपनिंग थी, विंडोज़ थी, वो छोटी विंडोज़ होती थी। आजकल के घर उल्टे हो गए हैं, सब कुछ कांच है, दीवारें ढूंढे नहीं मिलती। और अब कांच का क्या होता है, हम रहते हैं गर्म जगह पे, कांच बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, उस कांच से ग्लेयर भी आता है। तो क्या हुआ, पहले मुझे आँख में डिस्कम्फर्ट हुआ कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने पहले महंगा कांच लगाया। फिर उस कांच से क्योंकि ग्लेयर आ रहा है और गर्मी आ रही है तो पर्दा लगाऊंगा। फिर पर्दा लगाने के बाद मैंने कांच में लगाया था डे लाइट के लिए, वो तो बंद हो गई, अब मैं बिजली जलाऊंगा। और फिर क्योंकि कांच से गर्मी अंदर आ गई तो मैं एसी भी चलाऊंगा। इन सब के पीछे सस्टेनेबिलिटी कहाँ गई, बेसिक कॉमन सेंस कहाँ गया? सस्टेनेबिलिटी कॉमन सेंस है। अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करके अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं तो ना ही वो महंगी पड़ेगी और ना ही वो इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट डालेगी। आकाश, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हम जब जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं उसके परिणाम हमारे सामने हैं और शहरी इलाके तो इससे बचे नहीं हैं। अगर जब हम लगातार बारिश की बात करते हैं तो खासकर शहरी इलाकों में बाढ़ आ जाती है, तापमान बढ़ रहा है, पोल्यूशन बहुत है। तो क्या इन सब को देखते हुए, या एक दो चीज़ अगर हम हटा दें, बाढ़ या ये सब, जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो क्या उसे देखते हुए ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो शहरों के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है आपके अनुसार? जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे गांव हैं, और मैं भी पहले कह चुका हूं कि हमारे गांव ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल हैं क्योंकि वो नेचर के साथ रहना जानते हैं। और हमारे साथ ये है, जो हमारे शहर हैं, जो हमारे शहर बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं या बने हुए हैं, वो सारे के सारे नेचर के अगेंस्ट हैं। हम लोग अपनी बिल्डिंग्स, हमारे कंक्रीट के जंगल बना रखे हैं बेसिकली हमने। तो सस्टेनेबिलिटी हमारे शहरों में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम उसके इल इफेक्ट्स अभी तक अब और ज़्यादा देख रहे हैं। अभी दिल्ली में अभी तक बारिशें चल रही हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने हो गए, बाढ़ इतनी आती है, पोल्यूशन बढ़ा गया है, पानी है नहीं। बहुत सारी हमारी सिटीज़ हैं जहाँ पे पानी अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसा कि डाटा कहता है कि हमारे सिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं, गाँव से सब लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं जॉब्स के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पर जो हमारा शहर है वो पूरा का पूरा अनसस्टेनेबल तरीके से चल रहा है। उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए एक ही ऑप्शन है कि हमारी बिल्डिंग्स और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन बनना शुरू हो, एग्जिस्टिंग भी और नया भी जितना है, क्योंकि एग्जिस्टिंग भी बहुत सारा बन चुका है। उसको भी अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसका भी इम्पैक्ट डिटरमेंटल रहेगा हमारे। तो हमारे शहरों को ग्रीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। किसी के पास हवा नहीं रहेगी, किसी के पास पानी नहीं रहेगा, बिजली कहाँ से आएगी पता नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी की अहमियत जितना जल्दी हम समझें उतना ज़्यादा हमारे लिए ही अच्छा है। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगी, आपसे बात करते मुझे ध्यान आ रहा है कि जैसे हम गर्मी से बचने के लिए एसी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसी की जो वो गैसेस होती हैं, अक्सर हम खबरों में पढ़ते रहे कि ओजोन लेयर के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो मुझे लगता है कि है हमारे कंफर्ट जोन ही वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि बहुत ऊपर लेवल पर वो किस तरह से नुकसान पहुँचा रही है हमारे वातावरण को। ओजोन डिप्लीटिंग जो हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन हो रही हैं, उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और हम मिलके बहुत कुछ कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं। 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी पूरे वर्ल्ड के लिए, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। उसमें सारे दुनिया के करीबन 190 देशों ने साथ में मिलकर एक कमिटमेंट करी है, जो ये कार्बन एमिशन की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है पूरे ग्लोब का, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, ओजोन डिप्लीशंस हो रहा है। तो उसके लिए एक हमने टारगेट सेट किया है 2050 तक कि हम 2030 तक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस। और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड में जाके पहली बार कमिट किया था 2015 में कि हम जो बिल्डिंग सेक्टर है हमारा, उसमें कार्बन एमिशन कम करने के लिए हमने अपना ये गृह टूल बनाया है जो इंडियन ईथोस पे बनाया गया है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कार्बन एमिशन को मिटिगेट करने के लिए, बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए। इस मापदंड के थ्रू हम ये मेजर कर सकते हैं कि आपने एक्चुअली कितनी बिजली बचाई, कितना पानी बचाया, कितना कार्बन एमिशन कम किया, और वो रिपोर्ट हो सकता है। अभी तक की जो बिल्डिंग्स थी उसके साथ यही था कि हम उसको मेजर कैसे करें। तो गृह का जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे वो बनाया है,
वो है व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज, और वो गृह का नहीं, वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। अगर किसी चीज़ को आप मैनेज करना चाहते हो तो उसको मेजर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, ये सब जानकारी हमें देने के लिए, और उम्मीद है कि हम बहुत सारी बातें करेंगे आने वाले वक्त में ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर। ये जस्ट एक शुरुआत है। शुक्रिया। शुक्रिया।